star in the solar system. In today's class, we shall be studying about Earth. Earth, the planet on which we live. So the Earth, as you know, also revolves around the Sun. It is a member of the solar system. It is a planet. There are 7 other planets that revolve around the Sun. So we are the part of the solar system, and along with Earth, there are 7 more planets that are revolving around the Sun. The tilting of the Earth on its axis and its revolving around the Sun causes seasonal changes on the Earth. कि Earth का अपने ही एक्सिस पे हल्का सा टिल्ट होना और सन के आसपास चक्कर लगाना, ये कारण है कि अर्थ पर डिफरेंट सीजन्स होते हैं. द 8 प्लैनेट्स इन देयर ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, क्योंकि हम हमेशा जो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं उनको इसी ऑर्डर में हमेशा याद करते हैं कि वो सन से कितनी दूरी पर है. मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. My very efficient mother just served us noodles. ये एक शॉर्ट तरीका है याद करने का प्लैनेट्स की सीक्वेंस को. I hope all of you know this. A very common way of learning it. Sun. We have already studied about Sun. Sun is the nearest star. ये सबसे हमारा nearest star है. It is continuously emitting huge amount of heat and light. The sun is the source of almost all energy on the earth. In fact, sun is the main source of heat and light for all the planets. कि sun हमारे लिए एकमात्र source of energy है, हमें उसी से energy मिल रही है. ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स में भी हम अगर देखें तो सन से ही एनर्जी मिल रही है और बाकी प्लैनेट्स को भी सन से ही एनर्जी मिल रही है. अगर हम बात करें कि खाना हमें कहाँ से मिल रहा है, पौधों से मिल रहा है, तो पौधे खाना कहाँ से बना रहे हैं? बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस दे नीड सनलाइट. तो वो एनर्जी, खाने से हमें जो एनर्जी मिलती है वो भी सन से मिल रही है. अगर हम फॉसिल फ्यूल्स की बातें करें तो वो भी सन की वजह से है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट गॉट बरीड अंडर द अर्थ. तो वो कैसे हुए? वो भी सन की वजह से हुए. तो हमारे पास बहुत सारे सोर्स ऑफ एनर्जी. अगर हम कहें कि विंड एनर्जी, तो वो भी सन की वजह से, बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस. अगर हम वाटर की बात करें कि बहते हुए पानी में एनर्जी है, तो वो भी अगेन सन की वजह से है. क्योंकि अगर सन नहीं होगा तो वाटर साइकिल नहीं होगा, वाटर साइकिल नहीं होगा तो पानी कैसे बहेगा? ठीक है. फिर अगर हम टाइडल एनर्जी की बात करें तो देन अगेन जो है वो मतलब डायरेक्ट ना सही, बट मेन रोल तो उसमें मून का है, बट हीटिंग इम्पैक्ट उसमें भी इन्वॉल्व है. Now let's talk about planets. The planets look like stars, but they do not have their own light. अगर हम आसमान में प्लैनेट्स को देखें तो प्लैनेट्स भी स्टार्स की तरह ही दिखते हैं, बट हम पहचान सकते हैं बड़ी आसानी से अगर हम स्काई को देख रहे हैं, क्योंकि प्लैनेट्स जो हैं वो ट्विंकल नहीं करते. देखने में तो स्टार जैसे ही लग रहे होते हैं. तो डिस्टिंग्विश करने का सबसे इजी तरीका यही है कि स्टार्स ट्विंकल टिमटिमाते हैं, क्योंकि उनकी रोशनी बहुत दूर से आ रही है इसलिए टिमटिमाते हैं. प्लैनेट्स दे डोंट ट्विंकल. So the simplest method of distinguishing planets from the stars is that the stars twinkle whereas the planets do not. बचपन में स्टोरी की वो पोएम नहीं पढ़ते थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बिकॉज ट्विंकल दे ऑलवेज ट्विंकल. स्टार्स आर ऑलवेज गोइंग टू ट्विंकल, नॉट planets. Besides revolving around the sun, the planets also rotate on their own axis like a top. लट्टू की तरह वो अपने एक्सेस पे भी घूमते हैं. The time taken by a planet to complete one rotation is called as the period of rotation. So, some planets are known to have moon. मतलब कई moon तो एक प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन तो सैटेलाइट है.
ठीक है, लेकिन उसको उसका पर्यायवाची सा मान लिया गया, क्योंकि अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है उसका हमने नाम मून रखा है, तो हम तो नेचुरल सैटेलाइट बोल दें या मून बोल दें, क्योंकि हमने उसको जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा पर ला दिया। तो हम कई बार दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उनके सैटेलाइट्स को सैटेलाइट्स भी कह देते हैं और मून भी कह देते हैं, ठीक है। सो दे some planets have, some do not. Satellites, any celestial body revolving around another celestial body is called as a satellite. कि कभी भी एक celestial body और उसके आसपास कोई दूसरी celestial body अगर रिवॉल्व करती है तो उसे मून कहा जाता है। और दूसरी बात, दोनों की दोनों celestial body नॉन ल्यूमिनस हो तब कहा जाता है उसको सैटेलाइट, ठीक है। जैसे सन के आसपास हम रिवॉल्व कर रहे हैं तो हम सन के सैटेलाइट थोड़े हैं, क्योंकि सन की अपनी लाइट है, हमारी नहीं है। लेकिन जैसे हमारी अपनी लाइट भी नहीं है, मून की भी अपनी लाइट नहीं है, और फिर मून हमारे आसपास घूम रहा है, इसलिए हमने मून को सैटेलाइट कहा। मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। देयर आर man-made satellites revolving around the earth. These are called as artificial satellite. अब मून तो एक नेचुरल है, प्रकृति का बनाया हुआ है, लेकिन इंसान ने भी कुछ सैटेलाइट्स बनाई हैं जो कि हमारी अर्थ के आसपास रिवॉल्व करती हैं, उसको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट इंडिया। एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट इंडिया, the practice of astronomy in ancient India is mentioned in the Rig Veda, which was composed about 4000 years ago. देख सकते हो कि हमारा जो वेद हैं वो कितने रिच हैं, कि 4000 साल पहले जो वेद लिखे गए थे उसमें भी एस्ट्रोनॉमी का जिक्र है। The work of Aryabhatta on astronomy can be found in his writing आर्यभट्ट। तो ये चीजें जो है ये ऋषि मुनि तो थे। आर्यभट्ट एक ऋषि मुनि थे जो कि एस्ट्रोनॉमी में इतने फेमस थे, उन्होंने इतना कुछ ज्ञान उसके बारे में लिखा हुआ है। When the shadow of the earth falls on the moon, it causes lunar eclipse, ठीक है, चंद्र ग्रहण होता है। When shadow of the moon falls on the earth, it's called as a solar eclipse. कि अगर मून की शैडो, मून की छाया हमारी अर्थ पे आ रही है तो हम उसको कहते हैं सोलर एक्लिप्स, और अगर हमारी अर्थ की छाया मून पर जा रही है तो उसको हम कहते हैं लूनर एक्लिप्स। आर्यभट्टा also found the distance between the earth and the moon which is very close to the known value today. तो आर्यभट्टा ने इवन जो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और सन वो भी उस टाइम पे फाइंड आउट कर लिया था। जो हमने आज कैलकुलेट किया वो उसके बिल्कुल आसपास ही है, तो उन्होंने कितना एक्यूरेट कैलकुलेट किया हुआ था। और उस टाइम पे भी उन्हें सूर्य ग्रहण के बारे में, चंद्र ग्रहण के बारे में सब पता था, उन्होंने सब उसमें मेंशन कर रखा है। Now these are two pictures which are showing eclipses. जब जो ऊपर वाली पिक्चर है उसमें क्या हो रहा है, अर्थ की शैडो मून पर आ रही है, यानी कि ग्रहण किसको लगा, मून को, इसलिए इसको कहा जाता है लूनर एक्लिप्स, ठीक है। यानी कि लूनर एक्लिप्स क्या स्थिति है, जब सन, अर्थ और मून एक ही सीधी रेखा में, मतलब स्ट्रेट लाइन में आ जाए और अर्थ की शैडो मून पर पड़े, ये कंडीशन होगी, तभी जो है लूनर एक्लिप्स होगा। अब जब एक्लिप्सेस होते हैं तो दो टर्म बड़े यूज होते हैं, अम्ब्रा एंड पिनम्ब्रा। जैसे हम शैडोज में भी पढ़ते हैं, तो जो डार्कर पोर्शन है दैट्स ऑलवेज कॉल्ड एज अम्ब्रा, और जो कम डार्कर है दैट्स कॉल्ड एज अ पिनम्ब्रा। की शैडो तो वो भी है,
बट ये आप देख सकते हो, इसलिए ज़्यादा डार्कर कलर से शो किया गया और ये लाइटर कलर। तो यानी कि फिर उससे क्या होगा कि मून पर अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि बीच में अर्थ आ गई है। अब अर्थ क्योंकि बड़ी है साइज में मून से, तो इसलिए मून पे तो पूरे पे ही अंधेरा हो जाता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो कि भाई ये तीनों की तीनों सेलेस्टियल बॉडीज एक लाइन में आए और मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाए, ठीक है। यहाँ क्या था, मून और सन के बीच में अर्थ आई थी। यहाँ पर क्या हो रहा है, सन और अर्थ के बीच में मून आ गया। अब मून का तो साइज भी छोटा है, ठीक है ना। तो सूरज की आने वाली किरणें यहाँ आसपास से तो अर्थ पे पहुंच जाती हैं, लेकिन जितने पोर्शन में मून है उस वाले पोर्शन से अर्थ के कुछ हिस्से पर थोड़ी देर के लिए डार्कनेस हो जाती है, और उस स्थिति को हम कहते हैं सोलर एक्लिप्स। तो जहां पर ज्यादा डार्कनेस है वो अगेन दैट्स कॉल्ड एज अ पेनम्ब्रा, और जहां पे बहुत ज्यादा अंधेरा है दैट्स कॉल्ड एज ए एनुलर एक्लिप्स, अटुम्ब्रा। तो इसीलिए जब भी आप कभी सोलर एक्लिप्स होता है तो क्या होते हैं, वो कहते हैं कि धरती के उस हिस्से पर टोटल सोलर एक्लिप्स देखा जाएगा और धरती के इन हिस्सों पर पार्शियल एक्लिप्स देखा जाएगा। यानी कि धरती के उन हिस्सों पर वो लोग पूरा मतलब ऐसा नहीं देख पाएंगे कि मून ने सन को पूरी तरह से कवर कर दिया, ऐसा नहीं लगेगा। और जिन जगहों पे ऐसा लगेगा कि फॉर फ्यू सेकेंड्स ऐसा होगा कि सन को पूरी तरह से मून कवर कर देगा, तो वहां पे कुछ सेकेंड्स के लिए पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। और कुछ जगहों पे बिल्कुल ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि मून तो साइज में छोटा है ना, तो सन की किरणें यहां से जाकर देखो, अब यहाँ इस वाले एरिया में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो इसलिए सूर्य ग्रहण जो है वो पूरी धरती पर नहीं हो सकता, थोड़े से एरिया पे ही होता है कि भाई यहाँ अच्छे से देखा जाएगा, यहाँ थोड़ा कम देखा जाएगा। बट हाँ, इस तरह के इवेंट्स हमें इन सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में रिसर्च करने में, इनके बारे में और इंफॉर्मेशन देने में बहुत हेल्प करते हैं। So now we will study about the planets in detail. So the first planet, Mercury. The planet Mercury is nearest to the sun. सबसे पास है सन के. It is the smallest planet of the solar system. ये planet जो है साइज में 8 के 8 planets में से सबसे छोटा planet है. Because the Mercury is very close to the sun, it is very difficult to observe it, कि हम उसको देख नहीं पाते, कि उसको देखना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि सन के बहुत पास है। तो सन की के पास जो बहुत होगी वो उतनी ब्राइट रोशनी में वो चीज़ें फिर देखनी मुश्किल हो जाती। एंड इट डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट्स, इसके कोई भी सैटेलाइट्स नहीं है। नेक्स्ट, वीनस. वीनस इज अर्थ्स नियरेस्ट प्लैनेटरी नेबर. It is the brightest planet in the night sky. ये काफी ब्राइट नजर आता है. Sometimes Venus appears in eastern sky before sunrise. कई बार ये सनराइज से पहले हमें ईस्टर्न स्काई में दिखता है. Sometimes it appears in the western sky just after the sunset. और कई बार ये हमें सनसेट के बाद तुरंत बाद नजर आता है. Therefore, it is often called as a morning or the evening stars, although it is not a star. तो इसको इसलिए मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के हिसाब से भी जाना जाता है, जबकि एक स्टार नहीं है. ठीक है, क्या है फिर ये एक प्लैनेट है. फिर वही कि हम कैसे पहचानेंगे स्काई में कि प्लैनेट है कि स्टार है, कि planets don't twinkle whereas stars twinkle. नेक्स्ट, हमारी प्यारी अर्थ 3rd नंबर पे हमारी पोजीशन है, इसीलिए तो हमने वीनस को कहा कि वो हमारा पड़ोस का प्लैनेट है. अच्छा, वीनस के बारे में एक चीज और बता दें आपको
कि वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट भी है। यू मे बी वंडरिंग कि मरकरी पहले नंबर पर है और वो सन के ज़्यादा पास है, तो उसको हॉट होना चाहिए। वीनस क्यों है? वीनस इसलिए है क्योंकि उसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, वो काफ़ी हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसीलिए वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट है, ना कि मरकरी। अब हमारी अर्थ की बात कर लेते हैं। अर्थ। The Earth is the only planet in the solar system on which life is known to exist. अभी तक की हमारी जानकारी के हिसाब से सोलर सिस्टम में सिर्फ यही एक प्लैनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। इट हैज वन मून, एक नेचुरल सैटेलाइट है। फ्रॉम स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू ग्रीन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वाटर एंड लैंड मास ऑन इट्स सरफेस। तो हमें वो ब्लू या ग्रीन नजर आता है। ब्लू पानी की वजह से और ग्रीन की लैंड की वजह से उस पर पेड़ पौधे हैं। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। द टिल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ सीजन ऑन द अर्थ। तो जो इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के थ्रू क्रॉस करती है, जिस इमेजिनरी लाइन पर ये रोटेट करती है हमारी अर्थ, वो थोड़ी सी टिल्टेड है, वो परपेंडिकुलर नहीं है, बिल्कुल 90 डिग्री पे नहीं है, वो थोड़ी सी टिल्टेड है। उसकी वजह से हमारे अर्थ पर डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स आते हैं। एनवायरमेंटल कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। अब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी अर्थ पर लाइफ ओरिजिनेट हो पाई? 1. Just the right distance from the sun so that it has a temperature right range, कि इसकी दूरी सन से बिल्कुल ठीक ठीक है, क्योंकि बहुत पास होंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, बहुत दूर होंगे तो बहुत ठंड होगी तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं। तो हमारी सन से दूरी बिल्कुल सही सही है, इसलिए हमारा टेम्परेचर भी बिल्कुल सही सही है। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ वाटर, कि वही टेम्परेचर सही रहा तो हमारी अर्थ पे पानी भी रहा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता तो सारा पानी इवेपोरेट होके चला जाता, और बहुत ज़्यादा ठंड होती तो सारा कुछ जमा हुआ होता तो भी लाइफ का एग्जिस्टेंस बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सुटेबल एटमॉस्फेयर, कि हमारे यहाँ जो एटमॉस्फेयर है वो भी बिल्कुल सुटेबल है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, जो कि लाइफ सपोर्टिंग है। फिर हमारे यहाँ ब्लैंकेट, किस चीज़ का ब्लैंकेट? ओजोन का ब्लैंकेट, की एक कवरिंग है जो कि अल्ट्रावायलेट रेज को हमारी एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं करने देती, जिससे कि लाइफ अच्छे से फ्लरिश कर पाती है। अच्छा, इसके साथ एक पॉइंट आई विल लाइक टू ऐड वन मोर ऑल्सो, कि इसकी ग्रेविटेशनल पुल भी बिल्कुल सही है, ना तो बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल है ना ही बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम ग्रेविटेशनल पुल से क्या नुकसान है? बहुत कम से फिर वो एटमॉस्फेयर को होल्ड ही नहीं कर पाते हैं वो प्लैनेट्स, एटमॉस्फेयर वाली हवा गैसेस भी गायब हो जाती हैं। और ज़रूरत से ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होने से क्या नुकसान है? कि ज़रूरत से ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल होने से ये नुकसान है कि आसपास से जाती हुई कोई भी सेलेस्टियल बॉडी है वो हमारे प्लैनेट पे फिर गिर जाती। तो हमारी ग्रेविटेशन पुल बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, उसका हमें बेनिफिट रहता है। ठीक है, so that's all for today's class. So a beautiful picture showing the difference of the size between moon and the earth. And when the earth moves like this on its own axis, it looks beautiful. It's one of the most beautiful planet. Maybe because we live on earth, so we say beautiful. But anyways, because it's our home, it's definitely very beautiful. So we need to save our earth and we need to keep our earth as beautiful as it was earlier, and it should remain beautiful in future also. So thank you.